नमस्कार। पांचवें चरण की वोटिंग हो रही है। सुबह से ही कतारों में भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही है। 8 राज्यों की 49 सीटों में और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में क्या होने वाला है, आज ये समझेंगे। साथ साथ हम ये समझने वाले हैं कि इंडिया या फिर एनडीए कौन भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये पांचवा चरण बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। बीजेपी चारों तरफ से फंसी हुई है। किसी ने नहीं सोचा था कि 2024 का चुनाव इस मोड़ पर आ जाएगा, जहां पर मोदी को जीत के लिए इतना संघर्ष करना पड़ जाएगा। आखिर क्या होने वाला है, ये पांचवा चरण क्या संकेत लेकर के आया है, ये सब कुछ समझने के लिए हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर है, क्योंकि चुनाव की नब्ज अशोक सर से बेहतर कोई भी नहीं टटोल सकता। अशोक सर, आज पांचवा चरण है, आज की वोटिंग पर कौन भारी पड़ रहा है सर, एनडीए या इंडिया? प्रज्ञा जी, मैं हमेशा आपके बात से सहमत होता हूं, लेकिन मैं आपके ओपनिंग रिमार्क से आज सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि ये पांचवा चरण बहुत डिसाइडिंग है। डिसीजन हो चुका है प्रज्ञा जी। पहले 4 चरण में डिसीजन हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब वापस जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की हार सामने दीवार पे स्पष्ट रूप से लिखाई गई है। लेकिन ये राशन बेल्ट है सर, यहाँ दलित समुदाय सबसे बड़ी संख्या में है। मैं वही कह रहा हूँ। अब इसमें क्योंकि ये बचे हुए जो 5वां, 6वां, 7वां जो 3 चरण है, इसमें महत्वपूर्ण इसलिए लगता है कि उत्तर प्रदेश के 41 सीटें हैं इन बाकी बची हुए चरण में। हाँ। और इन जो बाकी 3 चरण बचे हैं अभी, इन 3 चरणों में करीब करीब 160-68 सीटें हैं। इसमें से 90 सीटें बीजेपी के पास ऑलरेडी है अभी। उनका प्रॉब्लम है कि वो 90 बचा के रखेंगे कि 90 की 70 हो जाएगी, 90 की 50 हो जाएगी या 90 की 40 हो जाएगी। उनको डर वो है। अब यहाँ गेन करने की जगह नहीं, यहाँ जो लॉस हुआ उसको रोकने की जगह। उत्तर प्रदेश अपने जगह पे है, लेकिन महाराष्ट्र के भी आज आखिरी फेज है। मतलब महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं अभी, वो आखिरी फेज है। उसके बाद महाराष्ट्र सील हो जाएगा जी। इन महाराष्ट्र की जो सीटें हैं, उसमें 1 या 2 सीट छोड़ के बाकी वॉश आउट है। अच्छा। बिहार में भी लॉस है। एक भी राज्य नहीं है जहां गेन करता हुआ नजर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप स्वयं लखनऊ में बैठी है और लखनऊ से आपने जो अभी कहा कि ये वो बेल्ट है जहां दलित मतदाता ज्यादा है। और जो लगातार रैलीज हुई है कल, मतलब 2 टाइप का हमारे यहाँ एक इलेक्शन का मैनेजमेंट चल रहा है। एक है सरकारी मैनेज्ड, आधा पैसा है, सरकार पूरी सिस्टम गवर्नमेंट का पूरा गवर्नमेंट लगी हुई है। गाड़ियों की कमी नहीं, बसों की कमी नहीं, कुर्सियों की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। वहां कमी है कुर्सी पे बैठने वालों की, वहां कमी है नारे लगाने वालों की। वो पैसे दे दे के लाने पड़ रहे हैं। और पैसे दे के जो लोग लाते हैं, वो आते हैं, बैठते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं 10 मिनट बैठ के। तो वो प्रधानमंत्री के रैली से, अमित शाह के रोड शो से लोग निकलते हुए जाते हैं। एक जगह अमित शाह के रैलीज में लोग लाए थे 100 रुपए दे के, वो पूछा गया तो उस पत्रकार को मारा बेचारे को। एक वो सिनेरियो है। और दूसरा सिनेरियो है इंडिया गठबंधन का। अब आप मुझे बताइए, कल 2 जगह जो हुआ है, ये भूतों न भविष्यति था। क्योंकि जो पैसे दे के लोग आते हैं, वो इतना जुनून उनमें नहीं रहता। वो तो अपना चेहरा दिखा दिया, जिसने पैसे लिए उससे चेहरा दिखा देते कि हम आ गए, चेयर पे बैठ के 10 मिनट में भाग लिए। कल एक रैली करीब करीब कैंसिल करनी पड़ी, मतलब 10-15 मिनट में निपटानी पड़ी, क्योंकि हुजूम भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ये भीड़ किसके लिए है? ये भीड़ हुट करने के लिए नहीं आई थी। ये भीड़ मोदी मोदी चिल्लाने के लिए नहीं आई थी। ये भीड़ उन 2 नेताओं को, 2 बच्चों को, जिनको 2 शहजादे बोले जाते हैं, जिनको 2 बच्चे बोले जाते हैं, जिनका बार बार मजाक उड़ाया जाता है, उन 2 युवाओं को ये बताने के लिए भीड़ थी कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो साथ इतना बड़ा कि इन्होंने उन साथीदारों का स्वागत करने के लिए संघर्ष करना पड़ा इनको। मतलब पहली रैली होगी जहां लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इतना प्यार, इतना स्नेह लोग। ये देखिए, ये इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी को देखने आए लोग,
इसलिए नहीं कि अखिलेश यादव को देखने आए लोग, ये लोग अपना क्रोध व्यक्त करने आए, ये लोग अपना क्रोध लॉ एंड ऑर्डर के लिए व्यक्त करने आए, ये क्रोध अपना संविधान जो समाप्त हो जाएगा, नया संविधान उसकी जगह जो रिप्लेस हो जाएगा, उसकी पीड़ा को लेके लोग आए थे, लोग महंगाई को लेके आए थे, रैलियों की लोग भीड़ रोजगार को में लेके आए आए थे। हुए लोग, रैलियों की भीड़ में आए हुए लोग, ये सैलाब आखिर क्या बताता है, ये संकेत ये कैसे देता है कि क्या सैलाब होने वाला है? ये सैलाब ये बताता है कि 4 चरणों में जो हुआ है उसके ऊपर, जैसा एक इंग्लिश में कहावत है, आइसिंग ऑन द केक। जब एक पूरा केक बनता है और फिर केक के ऊपर कुछ आइसिंग शुगर से डिजाइन किया जाता है, ये आज का मतदान आइसिंग ऑन द केक है। केक तो ऑलरेडी इंडिया गठबंधन के पाले में आ चुका है, अब बाकी चरणों में यही होना है, बचे हुए चरणों में। तो ये जो भीड़ है, ये भीड़ आपके संघर्ष को साथ देने का वादा करने वाली भीड़ है। तो सर ये इस भीड़ तरीके वो से तो नहीं, पूरा चुनाव बिल्कुल पलट चुका है। और पलट अगर चुका हम है उत्तर चुनाव। प्रदेश की रिस्पांस की बात करें तो स्मृति ईरानी का तो लगभग सफाया एकदम दिखाई दे रहा है। नहीं, मैंने तो कहा आपको, स्मृति ईरानी का सफाया सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ कि लोग एनडीए गठबंधन के, मतलब मोदी जी के पॉलिसी से या योगी जी के पॉलिसी से दुखी, जी। व्यक्तिगत रूप से उसका व्यवहार इतना था। मैंने कहा ना कि पहली बार जब चुनाव हारी तो 5 साल उसने एक सेवक बन के सेवा की, और तभी वो चुनाव जीती, क्योंकि लोगों को लगा कि अरे जो सीरियल में जो तुलसी है ये तो वास्तविक जीवन में ही है। उन्होंने तो बस उसी सीरियल की तुलसी को देखा और राहुल गांधी को निपटा दिया। बाद में उनको नहीं पता पड़ा था कि ये जो तुलसी का पौधा उन्होंने लगाया ये बबुल का निकलेगा। तुलसी में भी कांटे आते हुए दिखे, प्रियंका तुलसी का गांधी की व्यवहार मिमिक्री बदलता कर हुआ रही थी देखा, वो अहंकार आता हुआ देखा, वो पत्रकारों को नौकरी से निकालने की धमकी देने वाली तुलसी देखी। फिर उनको लगा कि नहीं, ये तुलसी तो आंगन में ही ठीक है, घर में लाने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी की मिमिक्री कर रही थी मैडम, क्या लग रहा है लोग उससे बड़ा खुश होंगे कि स्मृति ईरानी का खुद का मजाक उड़ रहा है इस चीज से? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आने वाले लोग एंटरटेन ही करेंगे। देखिए, वो उससे बाज नहीं आएंगे। ये लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हैं। ये हो गई, वो कंगना रनावत हो गई, वो अरुण गोविल हो गया, ये बेचारे एंटरटेनमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए उनको लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, लोग उनको लाइक करते हैं, उनको एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है, पैसा मिलता है। और अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को यदि कोई राजनीतिक रूप से भूनना चाहे तो फिर उसको एक राजनीतिज्ञ होना पड़ता है। राजनीतिज्ञ मिमिक्री नहीं करता। सर अच्छा, मिमिक्री तो स्टेज पे पांचवा चरण आते आते अगर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नरेंद्र मोदी खोते हुए वो दिख तो रहे हैं। चौथे चरण उनके मंच से सर कमल गिर गया, जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं, वो कमल टूट कर गिर गया। नहीं, शुभ शगुन, अब शगुन बड़ा बीजेपी मानती है, तो मैं तो उस लिहाज से बात कर रही हूँ। मैं तो उस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि चलो वो टेक्निकल बात हो सकती है, ज्यादा टिप्पणी करेंगे तो बेचारे जिसने मंच किया उसका पेमेंट नहीं होगा, वो गरीब मारा जाएगा कि तूने कमर ढीला क्यों लगाया। इंडिया गठबंधन की रैलियों में आया जन सैलाब, और अब तो बीजेपी ने कह दिया कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। अशोक सर, आरएसएस की जरूरत नहीं है। जिस दिन उन्होंने अडानी और अंबानी को अपना काला पैसा कांग्रेस को देने की बात कही, उसी दिन समझ में आ गया था कि कोई केमिकल लोचा हो गया। यदि मुन्ना भाई एमबीबीएस की भाषा में बोला तो केमिकल लोचा है, कोई कई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जो अब माइंड बैलेंस नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो कभी मुसलमान का तुष्टिकरण की बात ही नहीं करता, मुझे तो सार्वजनिक जीवन में। उन्होंने जो इंटरव्यू दिए वो इंटरव्यू इतने जबरदस्त है। एक टीवी 18 के रिपोर्टर को उन्होंने कहा कि सर आपने कहा कि बाबरी मस्जिद पे, मतलब राम मंदिर पे ताले लगा दिए जाएंगे। बोले किसने कहा? मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अब वो भी हक्का बक्का रह गया बेचारा। अब क्या होता है जब आप झूठ बोलते हैं और वो झूठ आपने कुछ दिन पहले जो बोला उस पर झूठ बोलते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ऊपर बोला हुआ आपका वक्तव्य और नीचे सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के झूठों से। आप इंस्टाग्राम खोलिए, आप ट्विटर खोलिए, आप फेसबुक खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, आपको मजाक उड़ता हुआ दिखाता है। कहीं बुरा लगता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मतलब इतने कैसा आदमी झूठ बोल सकता है। और बाकी बचा हुआ काम जेपी नड्डा ने खत्म कर दिया। जेपी नड्डा ने बोला मुझे
हाँ, वोटर्स और सपोर्टर्स में जो उदासीनता देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे ये भी कारण है कि मोदी ने इतना झूठ बोल दिया है 5वें चरण में आते आते कि क्रेडिबिलिटी खो दी है प्रधानमंत्री ने नहीं अपनी? नहीं, क्रेडिबिलिटी तो इनकी पहले ही खो चुकी थी। जब इन्होंने बोला था कि 15 लाख ये चुनावी जुमला है, उसके बाद क्रेडिबिलिटी खो दी है इन्होंने। और इस चुनाव में तो ये पहले दिन से, जिस दिन से इन्होंने प्रचार के लिए मुंह खोला, ये लगातार क्रेडिबिलिटी खोते आ रहे हैं। कभी मंगलसूत्र खींचने की बात करते हैं, कभी किसी को बोलते हैं मुसलमान है, कभी किसी को बोलते हैं पाकिस्तान खुश हो जाएगा। मतलब सब कुछ इन्होंने प्रयास किया, लेकिन लोग लेने को तैयार नहीं। और अब ये आरएसएस को मतदाताओं बोल की, दिया। हाँ आरएसएस को बोल दिया। अब उदासीनता किसकी? उसका मतदाता निकल नहीं रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन का मतदाता घर पे बैठा होगा। अरे इतनी धूप में, 40, 42, 45 की डिग्री की धूप में, जहाँ बड़े बड़े लोग पानी पी पी के इसी में बैठे रहते हैं, ऐसे में लाखों की तादाद में कड़कती धूप में लोग इकट्ठा होते हैं, वो मतदाता मतदान करेगा। जो घटता हुआ परसेंटेज है ये बीजेपी का है, जो इनके मतदाता निकल नहीं रहे। इन्होंने खूब प्रयास किया, ये शरणम गच्छामी हो गए, संघम गच्छामी हो गए, ये संघम शरणम गच्छामी। लेकिन नागपुर ने कहा नहीं, नो वे। जब नागपुर ने दरवाजे नहीं खोले तो ये बाहर आके, जैसे अंगूर खट्टे होते हैं ना, वैसे अब इनको अंगूर खट्टे लगने लगे। अभी इन्होंने कहा कि अक्षमता अटल जी के टाइम हो सकती है, हम सक्षम हैं। अब इनको मूर्खों को कौन समझाए प्रज्ञा जी? अक्षमता और सक्षमता का फर्क किसमें है? अरे संघर्ष किया धीरू भाई अंबानी ने और रिलायंस खड़ा किया, वो सक्षम थे। बनाया हुआ रिलायंस संभाल के रखा, ये तुम्हारी काबिलियत थी मुकेश अंबानी की। और बाप का बनाया हुआ साम्राज्य बिगाड़ दिया, ये अनिल अंबानी की अक्षमता थी। तो सक्षम तो अटल बिहारी थे कि जिन्होंने इतना बड़ा कुनबा लेके 5 साल सरकारी चलाई, सक्सेसफुल सरकारी चलाई, जो अपने साथी थे उनको जोड़ के रखा। अक्षम तो तुम हो कि अकाली दल और शिवसेना को भी साथ में नहीं रख पाए, जो अपने ट्रेडिशनल तुम्हारे सपोर्टर थे। जो बेटा बाप की प्रॉपर्टी बेच के तमाशा करता है, वो अपने आप को सक्षम कहे, उससे ज्यादा दुर्भाग्य उस पिता का नहीं हो सकता है। लेकिन सर, ये तो नुकसान नहीं करेगा ना भाजपा का? नुकसान हो गया है। उन्हें ये पता पड़ गया है प्रज्ञा जी कि संघ ने हाथ, क्या हार मान ली है? नहीं, हार मान ली है क्या बीजेपी? नहीं, देखिए क्या है, ये बीजेपी वाले हार तो मानेंगे नहीं। मैंने आपको क्या कहा, जब इनका टोटल 220 पे आएगा और जब लोग कहेंगे इनको कि आप तो 400 कह रहे थे, 370 कह रहे थे, ये उस पर जवाब नहीं देंगे। ये डिस्कशन कहाँ लेके जाएंगे? आप चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे थे, आप मशीनों पे उंगली उठा रहे थे। ईमानदारी से चुनाव करवाया हमने, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। ये नरेशन दूसरी तरफ देंगे। इनकी आदत है, इनको यदि आप पूछो कि कल भाई लखनऊ से आगरा का रोड कौन सा है, और इनको यदि पता नहीं है तो ये लखनऊ से गोरखपुर का रोड बताते हैं और बार बार बोलते हैं कि गोरखपुर का रोड कितना अच्छा है। आदमी थक के बोलता है कि अच्छा चलो गोरखपुर ही बता दे, चल आगरा तो तू बताएगा नहीं। ये स्थिति इनकी हो गई है। और यही कारण है कि जब इन्होंने देखा संघ वैसा साथ नहीं है, तो एक बार ये बोल के देखो कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, हो सकता है संघ डर जाए। अरे ऐसे कई सरकारें आई, कई गई। मैं बार बार कहता हूँ, संघ व्यक्ति पूजा के खिलाफ होता है। जेपी नड्डा ने जिस तरीके से कहा, नहीं, कि संघ का ही नहीं, अटल जी का अपमान किया है, अडवाणी जी का अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का अपमान किया है, ये बोल के कि वो अक्षम थे और हम सक्षम हैं। क्या है जेपी नड्डा का कंट्रीब्यूशन? जेपी नड्डा ग्राम पंचायत का चुनाव जीता के दिखाए अपने बलबूते पे। बात करते हैं तो ये हम असर सक्षम भी हो दिखाई गए। दे रहा है, क्योंकि जो आरएसएस का एक योगदान ईडी, होता था सीबीआई, इनकम टैक्स के गन पॉइंट पे लोगों को घेर के, बनी हुई सरकारें गिरा के, दोनों दूसरे को परिवारों में तोड़फोड़ करके आप कहते हो हम सक्षम हैं? थू है ऐसी सक्षमता पे। ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति के नाम पे कलंक है और जनता जवाब दे रही है। ये बौखलाहट है, ये शुद्ध रूप से बौखलाहट है।
अब ये गोदी मीडिया वालों को भी समझ में आ रहा होगा, जब लेकिन उन्होंने सर दिख आज रहा तक है। वालों को बोल दिया कि आप लोग तो राहुल गांधी के लिए काम करते हो, हाँ। तब उन्होंने रात को सोचा होगा कि हे बाप, हमारी कौन सी अभी कमी पड़ गई रे, हम तो रोज तुम्हारे चरण धो धो के पीते थे, इसमें क्या कमी पड़ आरती गई कर रहे, हमारी। सही बात है आरती कर सर। रहे थे रोज। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो आरएसएस ने इनको दरकिनार किया है और फिर इन्होंने थकार करके बोल दिया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, उसका असर दिख रहा है क्योंकि बिल्कुल इनएक्टिव है जमीन का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक वोटर को ले जाने में। इस पर सर अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अगर सीट वाइज चले, 8 राज्यों की बात करें, तो आपके हिसाब से बीजेपी के हाथ से निकलने क्या क्या वाला है? निकलना, महाराष्ट्र तो पूरा निकल गया है महाराष्ट्र में। हाँ। क्योंकि महाराष्ट्र, ये मैं महाराष्ट्र से आता हूं तो इसलिए मैं वहाँ सीट वाइज आपको थोड़ा बताने की स्थिति में हूँ। बिल्कुल सर, मैं महाराष्ट्र में, डीपली समझना भी चाहती हूँ। हाँ, महाराष्ट्र में इस बार 13 सीटें हैं और महाराष्ट्र लॉक हो रहा है, या आखिरी जी। 13 सीटें, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव समाप्त हो जाएंगे। हम्म। और ये ज्यादातर मुंबई और मुंबई के आसपास का इलाका है। तो मुंबई में पहली इन्होंने मुंबई नॉर्थ में है, जो पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसको कांटे की टक्कर मानता हूं, हालांकि मुंबई के कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि पीयूष हार रहे हैं, फिर भी मैं कांटे की टक्कर मानता हूं। ये एक पहली सीट पॉजिटिव मुंबई में उनको है। दूसरी मुंबई नॉर्थ वेस्ट है, उसमें रविंद्र वायकर है, एकनाथ शिंदे से लड़ रहे हैं। अमोल कीर्तिकर है, जो एक गजानन कीर्तिकर पुराने सांसद थे, उन्हीं के बेटे अमोल कीर्तिकर है, जिसको उद्धव ठाकरे ने उतारा है। और अमोल कीर्तिकर अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं, मतलब उद्धव ठाकरे की इंडिया गठबंधन की सीट है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट, ये संजय दीना पाटिल विरुद्ध मिहिर कोटेचा है। अब ये जो सिटी, ये जो एरिया है, इसमें आधा गुजराती आधा मराठी है। संजय दीना पाटिल पहले भी सांसद रह चुके हैं राष्ट्रवादी शरद पवार के पार्टी से, उसके बाद चुनाव हारे, फिर वो शिवसेना में चले गए क्योंकि उनको मुंबई में राजनीति करनी थी। संजय दीना पाटिल के पिता दीना पाटिल ये माने हुए माथाड़ी वर्करों के नेता थे। माथाड़ी मतलब डेली वेजेस वाले जो वर्कर होते हैं, अच्छा। उनके ये पूरे मुंबई में किंग थे। उनके बेटे हैं संजय। संजय का व्यवहार बहुत अच्छा है। संजय सीट निकाल रहे हैं, ये भी सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। उसके बाद आप आइए मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, उज्जवल निकम वर्सेस वर्षा गायकवाड़। वर्षा गायकवाड़ पुराना चावल है, मतलब युवा है लेकिन पुराना परिवार है। गायकवाड़ परिवार राजनीति में बहुत दिनों से है, पिछड़े वर्ग से आती है, मुंबई की अध्यक्ष है, मंत्री रह चुकी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। और इस बार उनके आगे बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं था, तो उज्जवल निकम, जिन्होंने कसाब को फांसी की शिक्षा दिलवाई, उसको कैश करने के लिए राष्ट्रवाद का तड़का देते हुए उस वकील को, बेचारे को, चुनावी राजनीति में उतारा। अब वो लोग उसको बड़ा महाराष्ट्र में रोल मॉडल मानते थे कि अच्छा वकील है, इन्होंने कसाब को, पाकिस्तानियों को सजा दिलवाई, ये करवाया वो करवाया। अब जब वो राजनीति में आए तो फिर कच्चा चिट्ठा निकलता है बाहर। तो अब उनकी बदनामी हो रही कि उन्होंने बाकी केसेस कैसे छोड़े, वो जीतने वाले कैसे केसेस लेते हैं, हारने वाले केसेस से कैसे भागते हैं। कुछ सवाल वकील उनको पूछ रहे हैं, वकील बिरादरी भी साथ नहीं दे रही है। तो कुल मिला के ये सीट भी वर्षा गायकवाड़ निकाल रही है आराम से। उसके बाद मुंबई साउथ सेंट्रल, या राहुल शेवाड़े वर्सेस अनिल देसाई है। राहुल शेवाड़े एकनाथ शिंदे की तरफ से है और अनिल देसाई ये उद्धव ठाकरे के वहां से है। ये क्लियर कट सीट अनिल शेवाड़े हार रहे हैं और उद्धव ठाकरे को सीट जा रही है। फिर मुंबई साउथ, अरविंद सावंत है और उनके यहाँ यामिनी जाधव है। अब यामिनी जाधव ऑलरेडी वहां की एमएलए है, एक भाई खड़ा उस एरिया की, जहाँ दगड़ी चाड़, अरुण गौड़ी का जो एरिया है वहां का। और ये इनके पति जो थे, ये शिवसेना के खास उद्धव ठाकरे के और लगातार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन ईडी की रेड हो गई इनके ऊपर, और ईडी की रेड के चक्कर में इन्हें एकनाथ शिंदे के साथ जबरदस्ती जाना पड़ा। आज भी मैं जब इनके ऑफिस जाता हूं तो वहां उद्धव ठाकरे की फोटो लगी हुई, और जब पूछा ये फोटो क्यों, तो उन्होंने कहा कि हम एकनाथ शिंदे के साथ क्यों हैं ये सबको पता है, मतलब ईडी के डर से, ईडी की वजह से, गन पॉइंट पे। लेकिन हम उद्धव ठाकरे को कभी गलत नहीं कहेंगे। तो आज एकनाथ शिंदे ने उनको खड़ा किया। वहां उनके खिलाफ जो उतारे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। अरविंद सावंत,
सीनियर नेता है बीजेपी के, तो ये सॉरी उद्धव ठाकरे के, और ये सीट भी उद्धव ठाकरे लेके जा रहे हैं। और ठाणे में आई है जो उनकी होम टाउन है मुख्यमंत्री का, वहाँ राजन विचारे है उद्धव ठाकरे की तरफ से, पिछली बार भी सांसद थे, वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं गए। इस सीट पर बीजेपी ने दावा बोल दिया था। इस सीट का लोचा ये हो गया कि सबसे आखिर में यह उम्मीदवार घोषित करना पड़ा, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरा घर है ठाणे, ये सीट बीजेपी को जाएगी तो बड़ी बेनामी होगी, बदनामी होगी। ये सीट शिवसेना के पास थी, शिवसेना का सिटिंग सांसद उद्धव के साथ है, तो उन्होंने अपना एक वहाँ उम्मीदवार खड़ा किया। लेकिन बीजेपी वाले वहां बिल्कुल विद्रोह पे है, बीजेपी बिल्कुल वहां साथ नहीं दे रहे हैं, तो वहां नरेश भस्के जो है वो चुनाव हार रहे हैं और उद्धव ठाकरे को ये सीट मिल रही है। उसके बाद कल्याण में आई है श्रीकांत शिंदे है, वो स्वयं एकनाथ शिंदे, ये एकनाथ शिंदे के बेटे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, तो बेटे के लिए पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने, बेटा चुनाव निकाल सकता है। एक ये अभी तक की मुंबई में, मतलब अभी तक एक ये कंफर्म सीट मैं मानता हूं एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की, जो वो जीत जाएंगे। ये बीजेपी के खाते में पहली सीट है क्लियर कट आने वाली। उसके बाद में पालघर की सीट है, पालघर की सीट भी उद्धव ठाकरे लेके जा रहे हैं, वहां बीजेपी लड़ रही है। और उसके बाद धुले की सीट है, धुले की सीट भामरे को लड़ा है, सिटिंग था, बीजेपी का बड़े नेता थे। उसके आगे शोभा बचाव को उतारा है, वो भी बड़ी नेता है, और ये सीट धुले की भी क्लियर कट अच्छा इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन के लिए। उसके बाद धिंडोली की सीट है, ये भी इंडिया गठबंधन को जा रही है। यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जीत रहे हैं, यहाँ पे भंगारे उम्मीदवार है यहाँ से। नासिक में, नासिक का भी ठाणे जैसा हाल हो गया। नासिक में शिवसेना कह रही थी कि हमारी सीटें हमको चाहिए, और अजित पवार कह रहे थे कि हमको चाहिए। ये झगड़ा दिल्ली में सॉल्व हुआ। दिल्ली में फिर अल्टीमेटली ये कहा गया कि छगन भुजबल को लड़ाते हो तो फिर ये अजित पवार सीट ले ले। छगन भुजबल का नाम अनाउंस हुआ, मतलब नाम तय हुआ, छगन भुजबल ने काम शुरू किया। फिर छगन भुजबल को समझ में आ गया कि हम चुनाव लड़ेंगे तो डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, तो छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला मैं तो चुनाव ही लड़ूंगा नहीं। तो ये फिर वापस शिवसेना के पास गई, और शिवसेना ने सिटिंग एमपी जो हेमंत गोडसे है इनको सीट दी। हेमंत गोडसे बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। हाँ, यहाँ राजा भाऊ वाड़े है उद्धव ठाकरे के, वो चुनाव जीत रहे हैं। और फिर आखिरी सीट है भिवंडी की, या कपिल पाटिल है बीजेपी के, और सुरेश महात्रे एनसीपी के है। ये सीट भी मुझे कांटे की टक्कर में लगती है कपिल पाटिल की, क्योंकि कपिल पाटिल का एक अपना वजूद है। तो अब कांटे की टक्कर में यहाँ सिर्फ दो सीटें हैं, पीयूष गोयल और ये कपिल पाटिल की। बाकी एक सीट बड़ी क्लियर कट दिखती है एकनाथ शिंदे के बेटे वाली, हाँ बेटे को। बाकी सारी सुपड़ा साफ है, मतलब इन 13 में से दो कांटे की टक्कर में है, एक बीजेपी के ग्रुप में जा रही है, बाकी 10 की 10 सीटें सीधी इंडिया गठबंधन में जा रही है। प्रज्ञा जी ने बार-बार कह रहा था, 8 राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र में जो है सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का, सुपड़ा साफ हो रहे हैं। बिहार में बहुत हालत खराब है, बिहार में हालत खराब है। बिहार का सिनेरियो है मेरे पास कुछ, लेकिन बिहार में क्या है अभी तक ये आखिर तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार है क्या। क्योंकि नीतीश कुमार टेक्निकली बीजेपी के साथ है और प्रैक्टिकली आरजेडी के साथ दिखाई देते हैं। जहां जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार नहीं है, बीजेपी या एलजेपी का उम्मीदवार है, एलजेपी का, वहां नीतीश का वोट एन ब्लॉक आरजेडी और कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है। तो लोग तो कसमें खा खा के कह रहे हैं कि भैया 4 तारीख के बाद तो फिर नीतीश जी पलटी खाएंगे, क्योंकि नीतीश जी बीजेपी को सबक सिखाने ही आए थे वहां पे। तो मुझे लगता है कि जो अभी बिहार में जो 5 सीटें हैं उसमें मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, हाजीपुर है, और फिर एक सीतामढ़ी है, और सारण है शायद। तो शासन या सारण, ये देखना पड़ेगा। शासन सीट है।
हाँ, तो इन्हें तीन सीटों में, 5 सीटों में कम से कम 3 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी मार खा रही है। अच्छा। मतलब सीतामढ़ी की सीट लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के फेवर में, सॉरी, ये भी जनता दल में जा रही है। मिथिलेश, वो वहां पे उन्होंने ठाकुर को दिया है, ब्रिजेश ठाकुर को। और आरजेडी ने यहाँ पे मतलब ये बीजेपी के ग्रुप में जाएगी सीतामढ़ी, जनता दल यूनाइटेड यहाँ लड़ रही है। हाजीपुर में चिराग पासवान लड़ रहे हैं सीट। ये चिराग पासवान की सीट हो सकता है निकाल ले, लेकिन ये तकलीफ में है। मैं इसको कांटे की टक्कर में रखता हूँ। अच्छा। फिर मधुबनी में ये जो है सीट, यहाँ पे मुझे ये सीट भी इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। लोग कहते हैं कांटे की टक्कर में है, लेकिन मैं इसको इंडिया गठबंधन में दे रहा हूँ। फिर मिर्जापुर की सीट है, यहाँ निषाद की लड़ाई है। कांग्रेस ने निषाद को ही उतारा है और चौधरी को उतारा है बीजेपी ने। लेकिन यहाँ निषाद का वोट ठीक ठाक है, तो ये सीट भी कांग्रेस को चली जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और शासन की सीट जो है ये भी आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। यहाँ जनता दल यूनाइटेड का वोट ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे बड़ा मतलब रोहिणी आचार्य है आरजेडी से, वो सीट निकालेगी तो आश्चर्य नहीं होगा। तो हाँ, तो आप यदि 5 सीटों में देखिए तो दो जगह कांटे की टक्कर है और बाकी क्लियर कट निकलते हुए दिखाई दे रही है। तेजस्वी की तो ये भी अच्छा। हाँ। अशोक सर, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से आप कितनी सीटें देख रहे हैं जाते हुए एनडीए की तरफ और कितनी इंडिया की तरफ? 14 लोकसभा सीटें में लालगंज, लखनऊ, रायबरेली। देखिए, लखनऊ तो जाएगी सीधा लखनऊ तो राजनाथ सिंह को जाएगी, मतलब लखनऊ तो वो जाएगी। अमेठी, रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है अभी। फिर उसके बाद मोहनलालगंज की सीट है, मजबूत दिख रही है, ब्रजभूषण सिंह के बेटे की। हाँ बिल्कुल, वो उसके बाद फिर जालौन की सीट है। हाँ, वहाँ 6 बार के वर्मा जी बीजेपी के उतारा है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत है उनकी जालौन में, वो एक सीट खतरे में है जी। फिर ये आगे झांसी की सीट है, प्रदीप जैन को उतारा है कांग्रेस ने। वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वो भी टफ फाइट दे रही है। तो दूसरी जगह मुझे लगता है अनुराग शर्मा को उतारा है बीजेपी ने। कई जगह ट्रायंगुलर फाइट्स भी है इन 14 सीटों में। फिर एक हमीरपुर की सीट है। हमीरपुर की सीट भी मुझे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई देती है। फिर बांदा है, यहाँ पे कृष्णा देवी को उतारा है समाजवादी पार्टी ने। यहाँ बीएसपी का भी उम्मीदवार है। हाँ, फिर बांदा, उसके बाद है कौशाम्बी। विनोद सोनकर है बीजेपी से। कौशाम्बी भी टफ, राजा भैया के प्रभाव वाली सीट है। ये भी गई सीट। फतेहपुर में निरंजन ज्योति हार रही है चुनाव। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मुझे ये सीट एसपी निकालते हुए दिखाई दे रहा है। गोंडा सीट फिर मैं ये ब्रजभूषण को नहीं छोड़ रहा हूँ। बेनी प्रसाद वर्मा की बेटी श्रेया वर्मा लड़ रही है, वो श्रेया है, तो मुझे लगता है वो जबरदस्त फाइट दे रही है। नहीं, निकल जाएगी वो, निकल जाएगी। अच्छा। क्योंकि वो बेनी बाबू का बहुत बड़ा एक उनको मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है और उनकी पोती पहली बार लड़ रही है। हाँ। तो वो अच्छा, अभी इसके बाद क्या, का ये पहला चुनाव है, और जिस हिसाब से ब्रजभूषण सिंह बोल रहे हैं कि ए.के. शर्मा मुख्यमंत्री होंगे आने वाले समय में, तो मुझे लगता है कि उनकी अब खटपट हो गई है पूरी तरह से। तो वो अब केसरगंज पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी वो अपना दिखा देंगे कि मुझे टिकट न देने के मायने क्या है। सर, एक चीज हम अगर देखें, ऑल ओवर देखें बीजेपी को, तो चारों तरफ से बीजेपी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। जो बीजेपी शुरू में आई थी, बिल्कुल मुसलमानों का स्क्रू टाइट कर देंगे, लेकिन अब तो लग रहा है बीजेपी के स्क्रू चारों तरफ से खुद बीजेपी नहीं टाइट कर दिए। देखिए, दलित इसलिए टूट रहा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान बदलने वाले। हाँ। और ये बात करते हैं वैसी,
ये बातें करते हैं कि हम आए तो हम ये कर देंगे, हम आए तो हम ये कर देंगे। ये सारी चीजें जो करने की बात कर रहे हैं, ये करने के लिए इनको संविधान बदलना होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि मुस्लिम वर्तमान बीजेपी के साथ संविधान ये जाएगा, इनको, जा नहीं रहा, हाँ, पाल मुस्लिम इनके समाज जा साथ नहीं जा रहा, नहीं रहा है, क्षत्रिय ओबीसी समाज नहीं जा रहा नाराज है, है, ओबीसी राजपूत जा नहीं नहीं जा रहा। रहा है। हम्म। जो इनका तो बचा ट्रेडिशनल क्या वोट इनके बैंक था, पास? इनके पास मोदी जी बचे हैं, हम्म। अमित शाह का भाषण बचा है, हम्म। योगी जी का बुलडोजर बचा है। योगी जी अब भी तो इसके अब भरोसे साथ की नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन मैंने मोदी वही जी तो, के मंत्री तो योगी को मानते ही नहीं है अपना नेता। अब ऐसा है कि अब योगी जी के बुलडोजर से अमित शाह और मोदी जी भी डरने लगे, हम्म। क्योंकि बाबा टेलीफोन पे बात करते करते बुलडोजर कैसा चला है पता नहीं, हम्म। अपने वालों की रोन दे। अच्छा, एक चीज सर समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी ये छत्रियों की नाराजगी कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, और बल्कि और ज्यादा प्रवोक कर रही है। जिस तरीके से मोदी की मंत्री मैडम है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने कह दिया करके कि स्वघोषित राजाओं को सबक सिखाने का मौका है, ये उन्होंने शायद देखिए राजा भैया के लिए कही बात। प्रज्ञा, ये प्रॉब्लम चालू हो गई थी गुजरात से। हाँ, रूपाला की केस से। गुजरात में जब रूपाणी साहब ने जब इनकी पूर्वजों के बेटी और बहू के बारे में बहुत बड़े अपशब्द कहे, तो हाँ। गुजरात में राजपूत समाज गुस्से में आ गया। हम्म। तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उनका ईगो इतना ज्यादा हाई है मोदी जी और अमित हम्म। शाह का, इनको लगा गुजरात में क्या कर लेंगे हमारा ये, क्योंकि गुजरात में वो एक दो सीट पे ही डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, बाकी जगह नहीं। लेकिन गुजरात की आग कब हरियाणा होते हुए राजस्थान पहुंची पता ही नहीं पड़ा, और फिर राजस्थान से उत्तर प्रदेश ने तो इसने आग पकड़ ली बिल्कुल। अब ये पूरे देश में हो गया है, पूरे सर अब देश तो का राजपूत उत्तर समाज कहीं प्रदेश ना में कहीं भी पहुंच आंदोलित गए, हो गया है। पूर्वांचल भी पहुंच गए क्षत्रिय बहुत, अरे समाज के लोग। अब उत्तर प्रदेश में तो पूरा हो गया, करनी हम्म। सेना के लोग भी आ गए। हाँ। अब उनको समझ में आ गया कि राजपूतों का अभी तक सही मायने में बीजेपी ने गुलाम जैसा शोषण किया। ओवर कॉन्फिडेंस था गुलाम, सर ये। नहीं नहीं, उनको लगा ये जाएंगे कहाँ, अच्छा। ये हमारे बगैर कहाँ जाएंगे। हम्म। लेकिन उन्होंने थोड़ी करवट ले ली ना, तो फिर बीजेपी को नहीं समझ में आएगा कि वो कहाँ जाएंगे, हम्म। और वो करवट ले ली है पूर्ण रूप से। सर एक चीज और देखने को मिल रही है, इसमें बीजेपी इसमें बाहुल्य एक इलाकों में एक एक ज्यादातर ऐसा वोटर ओबी उदासीन है। एक हाँ। प्रज्ञा ओबीसी का एक ऐसा तबका था हाँ। हाँ। जो सवर्णों के बिल्कुल थोड़ा नीचे आता है हम्म। सामाजिक व्यवस्था में। हम्म। वो डर गया, उनको लगा अरे ये राजपूतों के नहीं हुए तो हमको हमारे क्या होंगे। वो भी अब वोट देने के लिए सोच रहा है। तो राजपूतों की इस लड़ाई ने कई समाज के कई तबके को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि बीजेपी समय निकलने के बाद ये किसी की नहीं होती, जब हमारी नहीं होगी तो आपकी क्या होगी। हम्म। और इस वजह से लोग अब आए बाएं हो रहे हैं। सर एक चीज और है कि बीजेपी बाहुल इलाकों में जो हम बीजेपी के वोटरों को देख रहे हैं, जो उदासीनता दिख रही है, निराशा दिख रही है, वोटर्स में भी, कार्यकर्ताओं में भी, सपोर्टर्स में भी, इसका क्या असर है? क्योंकि लोग वोट करने के लिए घर से नहीं निकल रहे हैं, तो ये किसके लिए नुकसानदायक है और फायदेमंद ये रहेगा? बीजेपी के लिए, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं निकल रहा है ना प्रज्ञा, हाँ। हम्म। बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं निकल रहा, बीजेपी का वोटर नहीं निकल रहा, बीजेपी जी। का नेता नहीं निकल रहा है। लेकिन सर वो विपक्ष को किस वोट लिए? भी तो नहीं दे रहा है, वो वोट ही नहीं दे रहा है ना सर। मैंने क्या कहा, हम्म। वो वोट भी नहीं दे रहा तो चलो ठीक है, हाँ। हाँ। लेकिन बीजेपी जिनके भरोसे उड़ रही थी वही पैर कट गए बीजेपी के। हाँ। हम्म। तो जो वोट हो रहा है, सपोज 65% वोट हुआ जहां 80% होना चाहिए था, तो उस 65% में ज्यादा तो वोट उनका हुआ विपक्ष का, हम्म। तो बीजेपी का तो वोट परसेंटेज भी बहुत नीचे जाएगा अभी जी। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो। हम्म। कुल मिलाकर सर अंतिम में मेरा यही सवाल है कि ये 5वां चरण आप कैसे देख रहे हैं और पांचवा किसकी चरण तरफ? बीजेपी के लिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला रहा है, हम्म। बल्कि बीजेपी ग्राफ के लिए जो स्लाइडिंग और ट्रेंड गिर गया। है यस। उसमें ब्रेक भी नहीं लग रहा है, वो सेम स्पीड से नीचे जा रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुक वानखेड़े सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें और देश भर के 8 राज्यों में जिन जो 49 सीटें, उनमें क्या होने वाला है वो समझ रहे थे आशुक वानखेड़े सर से। और सबसे बड़ी बात, आज का मतदान किसकी तरफ
पड़ने वाला है, इंडिया या एनडीए, ये समझना बेहद जरूरी था। अशोक सर ने बड़ी बारीकी से समझाया। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद।